हेलो स्टूडेंट्स, 12वीं कक्षा की योग भारती इस पुस्तक से आज हम सीखने जा रहे हैं सुनो किशोरी यह पत्र। यह पत्र आशा रानी वोरा जी ने लिखा हुआ है। इसकी विधा क्या है ये पहले जान लेते हैं। प्रिय छात्राओं, आशा रानी वोरा जी के एक साहित्यिक है और अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिकों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा जोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया है। जैसे कि महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने जो पत्र लिखे तो वो पत्रों में ये राजनीतिक थे। तब उसमें क्या था? साहित्य था, लिटरेचर के द्वारा तत्कालीन उस समय के सामाजिक, सोशल, राजनीतिक, पॉलिटिकल, सांस्कृतिक, कल्चरल, इन स्थितियों का लेखा जोखा जो है वो बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट किए हुआ है। इन पत्रों का कला पक्ष साहित्यिक कलात्मकता को स्पर्श करता है। इतनी कलात्मकता से लिखा हुआ है आशा रानी वोरा जी के इस पत्र से आप ये जान जाएंगे। अब यह पाठ क्या है? तो लेखिका अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं। अब पहले तो ये जान लो कि किशोरी क्या है। 11 साल से उम्र से तो 15 साल की उम्र तक किशोर और किशोरी रहते हैं। फिर वो युवा हो जाते हैं तो उनके जो भी शंकाएं हैं, डाउट्स है, प्रश्न है, क्वेरीज है, दुश्चिंताएं हैं, डाउट्स है, उनका समाधान एक माँ कर सकती है, एक अंतरंग सहेली कर सकती है जो अंतरंग जानती हो, भीतरी उसे किशोरी को जानती हो वह, और मार्गदर्शिका जान सकती है, गाइड। किशोरियों के हृदय में झांककर मित्रवत उन्हें उचित अनुचित, करणीय अकरणीय का बोध कराया है। उनके हृदय में झांककर, उनकी साइकोलॉजी जानकर, उनकी फिलोसॉफी जानकर, उनकी मानसिक अवस्था क्या है, उनकी तात्विक अवस्था क्या है, इसमें योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे देश की नई पीढ़ी जो न्यू जनरेशन है वो पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। अंधानुकरण, दे आर ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ वेस्टर्न कल्चर। हमारी न्यू जनरेशन, जैसे कि हमारी संस्कृति, परंपरा ये आउटडेट, कालबाह्य होते जा रही है, उसे छोड़ रहे। हमारे त्योहार, हमारे जो अच्छे दिन हैं उनकी अपमान करना, उनकी अवहेलना करना। आत्मनिर्भर हो जाने से, अभी देखिए आप आत्मनिर्भर हो, विचारों से आत्मनिर्भर हो। अभी आप आर्थिक आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं, लेकिन वो जो आत्मनिर्भर हुए हुए युवक युवती है उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल गया है। तो अच्छा नहीं बुरा होते जा रहा है। कैसे? विवेकहीनता, थॉटलेसनेस, कि आप में विचार, कि अच्छा विचार क्या है, इसमें हीनता आ गई है। और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है कि एक आधा मोबाइल लेना है, एक आधा टैब लेना है, तो आप लोग सोचते नहीं हो। बिना सोच समझ के लॉन्ग टर्म में उसके बारे में सोच विचार करके निर्णय नहीं लेते हो। एक पेड़ काटने से क्या होगा? नदी में कुछ मलिनता जो है वो मिलाने से क्या होगा? इसके बारे में न सोचते हुए हम जीवन का सौंदर्य नष्ट कर रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतारकर स्वीकारना होगा। आप जो ऊपर ऊपर चल रहे हो तो नीचे आ जाइए। हमारे मूल्य, हमारी वैल्यूज, हमारी इंडियन कल्चर, हमारी परंपरा, हमारे संस्कार, उसके लिए नीचे आना होगा, डेप्थ में सोचना होगा, विवेक पूर्ण विचार करना होगा, ना कि विवेकहीन विचार। देखिए क्या कहती है एक माँ, कहती है, सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह पसंद आई। बेशक, जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो वहाँ तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर। इससे राह खुलेंगी और खुलती ही जाएंगी। जहाँ कहीं कुछ रुकती दिखाई देंगी वहाँ भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकाल ली जाएंगी। अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा?
कितने अच्छे से समझा रही है एक माँ, एक मार्गदर्शिका। क्या समझा रही है? समझा रही है कि तुम्हारा पत्र मिला और पत्र मिलने के बाद तुमने जो कोई दो तरफा अधिकार की बात की है वो मुझे पसंद आई, क्योंकि तुम्हें अपनी बात रखने के पूरा अधिकार है। तुम उल्टा है कि यह अधिकार के प्रयोग पर मुझे तो लगा कि चर्चा की राह खुलेंगी, परस्पर विचारों का आदान प्रदान होगा और अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा? ये झगड़ा थोड़ी है, ये तो क्या है, विचारों का आदान प्रदान है। ये विचारों का आदान प्रदान करने से हमारा रिश्ता जो है और मजबूत हो जाता है और गहरा हो जाता है। तो इसलिए तुमने ये बात रखी, मुझे अच्छा लगा। मैंने तो अधिकार की बात यूँ पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ। मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है, आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों को चौड़े फैलाकर, डैना यानी पंख, पंख फैलाकर पंछी जो है वो आकाश में उड़ सकता है। तुम भी अपने पंख जो है, मैं उस बेटी की माँ हूँ जो प्रोग्रेस करना चाहती है, जो यशस्वी होना चाहती है, जो अपना विकास करना चाहती है। तो ऐसे अपने पंख जो है वो फैलाओ, धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को यथार्थ से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती। मैं तुम पर रोक नहीं लगाना चाहती हूँ, तुम्हारी उड़ान पर रोक नहीं लगाना चाहती हूँ, तुम्हारी यशस्विता, तुम्हारा विकास, इस पर यो रोक नहीं लगाना कर चाहती हूँ, केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ। धरती से जुड़े रहना, आसमान में उड़ना, लेकिन धरती से जुड़ा रहने की ताकत मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। चाहती हूँ कि अपनी किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा ना जाएं। अगर हमारी नींव मजबूत है, हमारा फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रख कर। धरती पर निगाह रखना, धरती पर निगाह रखना का मतलब है वास्तविकता से जुड़े रहना। वास्तविकता से जुड़े अगर रहेंगे तो ही हम हमारी प्रगति कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डैन एक शत विशत हो जाए। शत विशत हो जाए यानी नष्ट हो जाए, बुरी तरह से घायल हो जाए कि हम कहीं गलत काम कर रहे हैं, हम अनजाने मार्ग से चल रहे हैं, हमें जो राह पता नहीं है वो राह से हम उड़ रहे हैं और हम घायल हो गए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो। फिर भी सावधानी तो अपेक्षित ही है। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। वास्तविकता से जुड़ी रहो, अवास्तविकता नहीं। हम सिर्फ उड़ान भर रहे, हवा में उड़ान भर रहे, ऐसा नहीं है। मार्ग समझकर उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमारी पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। जो गलत है, जो बहुत फटी हुई है ऐसा लगता है, उनको हमें तोड़ना है, ऐसा यहाँ पे लेखिका कहना चाहती है। अवांछित यानी जिसकी इच्छा नहीं की गई है, ऐसा। जर्जर यानी जो कमज़ोर बेकार हो गया है, रूढ़ी यानी जो हमारी परंपरा से चलती आ रही है वो रूढ़ी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेखिका कहती है कि संस्कार नहीं भूलेंगे, हमारी सांस्कृतिक परंपरा नहीं भूलेंगे, सिर्फ उसमें जो कुछ बुरा लगता है हमें वो छोड़ दो, लेकिन अच्छी परंपराएं नहीं। परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना तुम? नहीं तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोज कर लाना, उसे ज़रूर पढ़ना। रूढ़ी और परंपरा से संबंधित जो भी किताबें होंगी वो ज़रूर पढ़ना, समझ लेना। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। इसलिए कुछ परंपराएं, कुछ रूढ़ी जो है वो तुमसे जुड़ी हुई है, वो न टूटने वाली है, न टूटने वाली, अटूट है, वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। इसलिए तुम्हें उसे समझना होगा
बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो। बदलते वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर, हम पहचानेंगे लेकिन अपने मन से उसका अर्थ लगाएंगे, इसलिए पहचान यह शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बदलते बदले वक्त के साथ बदलते समय, वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है, लेकिन मूल्य जो है वो कुछ अच्छे मूल्य बदल नहीं सकते हैं। जैसे कि भ्रष्टाचार करना, बराबर, दहेज, ठीक है। ये दहेज जो चलते आ रहा है, इसमें से शादियों की जो परंपरा है वो हम नहीं अस्वीकार करेंगे, लेकिन दहेज अस्वीकार कर सकते हैं। इसलिए पहचानना क्या है कि शादी परंपरा ये जो है ये अच्छी है, लेकिन दहेज परंपरा उसमें से बुरी है। बिना समझे बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। अगर हमने समझ नहीं लिया, पहचान नहीं लिया, तो हमें नुकसान हो सकता है। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता है। वेस्टर्न लोग क्या कर रहे हैं, पश्चिमी लोग क्या कर रहे हैं, इससे हमें लेन देन नहीं है, इसलिए हम नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। पश्चिमी दुनिया का मूल्य उठाओ और हमारा मूल्य जो है वो छोड़ दो, ये नहीं हो सकता, ये गलत बात है, ऐसा लेखिका का कहना है। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार से कमज़ोर होना। जैसे कि हम नदी की पूजा करते हैं, है ना, तो इसमें ऐसा क्यों ना समझे कि हम निसर्ग की सृष्टि की पूजा कर रहे हैं। हम नदी को जान पा रहे हैं। नदी की पूजा करना मतलब नदी के किनारे जाना, हल्दी कुंकू जो है, कुमकुम जो है वो चढ़ा देना, ऐसा न मानते हुए अगर मैंने ऐसा सोचा तो कि यार इस बहाने मैं नदी को जान पाऊंगा, बराबर, तो हमारे पुराने मूल्य जो है उसका भी जतन हो गया और पुराने मूल्य हमने छोड़े भी नहीं है और नए तरीके से उसको समझना शुरू किया। या यूँ भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। उल्टा है कि साल में एक दिन मैं नदी पर जाऊंगा, ये मेरे बच्चे को भी सिखाऊंगा। ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई मैं अंधश्रद्धा से नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट ब्लाइंड फॉलोअर। मैं सश्रद्ध होकर मैं सृष्टि की पूजा करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है, समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है, अगर अच्छी है तो अपनाओ, ऐसा कहना है इन शॉर्ट, और बुरी है तो छोड़ दो। समाज को अगर पीछे लेके जा रही है तो मत करिए, है ना, अनुपयोगी है तो मत करिए, वो छोड़ दीजिए वो मूल्य। लेकिन अगर उपयोग है तो जोड़ दीजिए। ये बहती हुई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर जाने वाली है, यही अंतर है दोनों में। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है ना। रूढ़ी जो न टूटने वाली है, स्थिर है, और परंपरा गतिशील है। परंपरा यानी एक से दूसरे की तरफ लेके जाने वाली, दूसरे से तीसरे की तरफ लेके जाने वाली। हमारे यहाँ पूर्णिमा के दिन किसी आदमी को खाने पे बुलाते हैं, ये क्या हो गई, परंपरा। हमारे यहाँ ऐसा करते हैं। लेकिन दिवाली क्या है, रूढ़ी है, क्योंकि हर कोई भारत में वो मना रहा है। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सदी सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्य को अपने में समेटता चलता। एक निरंतर बहता गतिशील है परंपरा, बहता रहता है प्रवाह। सड़ी गली जो अच्छा नहीं है उनको किनारे फेंकना चाहिए, और देशी विदेशी भी है लेकिन उपयोगी है, उसका मूल्य, उसकी वैल्यू तो हमें अपनाना चाहिए। इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं।
आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भरकर ही जर्जर मूल्य भर हरा कर गिराएंगे ही। जो जर्जर हो गया है, जो बहुत ज़्यादा फटता जा रहा है, वो और ज़्यादा फटाएंगे नहीं, वो और ज़्यादा कमज़ोर नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, जो कि त्यों यहाँ नहीं उगाए जा सकते, उगाएंगे तो वो पौधे फलीभूत नहीं होंगे। एक आधा हम पौधा लाते हैं जो वेस्टर्न है, लेकिन वो यहाँ पे जी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट जो है, यहाँ पे वातावरण जो है वो उसके अनुकूल नहीं है। वो जल्दी से जल्दी झड़ जाएगा, मर जाएगा। वे फल हमारे किस काम के नहीं होंगे। उसी तरह रूढ़ी और परंपरा का है। अगर हम पश्चिमी अपनाएंगे तो वो ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। मुझे लगता है पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया। बेहतर है, ये बहुत ज़्यादा भारी हो गया होगा तो बेहतर है अपनी संस्कृति व परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ना, इसलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए ज़रूरी है, जिससे वह अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। हमारे संस्कार क्या है, हमारा यानी जीन्स पहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन साड़ी पहनना भी तो बुरी बात नहीं है, क्योंकि साड़ी जो है वो हमारे यहाँ का क्लाइमेट और हमारे यहाँ का लोगों का देखने का नज़रिया इससे ज़्यादा अच्छा लगता है। भारतीय स्त्री जो है उसका सौंदर्य जो है वो बढ़ता है। यहाँ तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही। कोई रचना नाम की सहेली है, वो नहीं समझ पा रही है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न कल्चर क्या है। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। जैसे कि आप लोग समझो, जो मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पे मेट्रो सिटीज़ में डांस क्लब होते हैं, बार होते हैं, वहाँ पे जाते हैं, रात रात भर जागते हैं, डांस करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जब कोजागिरी पूनम आती है, कोजागिरी की पूनम होती है, उस दिन भी तो शाम को जागते हैं। तो वो भला बुरा कैसा और ये अच्छा कैसा। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। तो इसलिए अच्छे और बुरे का फर्क क्या है, उस दिन हम क्यों जागते हैं, जरा पढ़िए तो साहित्य। शरद जो होता है, शरद ऋतु जो होता है, वो शरद की पूनम होती है, इसलिए उस दिन जागा जाता है। और आप बोलेंगे नहीं नहीं ये क्या है बकवास, हम तो आज क्लब जाएंगे, डांस क्लब जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ब्लाइंड फॉलोइंग हो गया। कहें उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती है। पश्चिमी लोगों से हमने उधार लिए हुए हैं और ये तो हमारे अपने मूल्य है, वो हम क्यों नहीं अपने मूल्य का मतलब वैल्यूज। नए मूल्यों के निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं आया है। दमखम यानी शक्ति, दमखम का मतलब है शक्ति, साहस। हम में वो साहस नहीं है कि नए मूल्यों का हम निर्माण कर सके और पुराने, क्योंकि आपके पास उसके कारण नहीं है, उसकी वजह नहीं है। सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा। जैसे हमारा हर कोई त्योहार सृष्टि से जुड़ा हुआ है। अभी गुड़ी पाड़वा आएगा, तो गुड़ी पाड़वा में क्या होता है, कड़वा नीम लगाया जाता है, आम के पत्ते लगाए जाते हैं। तो आम के पत्ते अभी नए आए हुए, कड़वे नीम के पत्ते नए आए हुए, तो हम मानो सृष्टि का स्वागत कर रहे हैं, इसमें बुराई कैसी। होली में पलाश के जो फूल रहते हैं, वो पलाश के फूल से रंग बनाए जाते हैं और वो रंग हम एक दूसरे को लगाते हैं। नए आए हुए फूल है और उसका रंग, हर जिंदगी हर रंग के जैसी रंगीन होनी चाहिए, ये संदेश हमें देता है। तो उसमें बुराई कैसी, इसमें ज्ञान है, विज्ञान है और ये हमें धरती पर टिकाना है। ऐसा यहाँ पे लेखिका का कहना है। अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। उसकी पगडंडी काटनी होगी मतलब जो
हमारे अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाएं, हमें हमारी लिमिटेशंस जो है वो पता होनी चाहिए। अगर हमें कुछ काटना है, अगर कोई बुरी परंपरा जो है वो काटनी है, तो उसके सारे उपयोग और अनुपयोग हमें पता होने चाहिए। यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है, नई चौड़ी राह में से खुलती दिखाई देंगी। और ये साहस जो है ये जुटाना होगा, और साहस से हमें काटना होगा, उसका उपयोग अनुपयोग पता चलना होगा, और तभी हम चौड़ी राह यानी विकास की राह, यशस्विता की राह खुलती हमें दिखाई देंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो हिस्सा है वो हमारे कल के लेक्चर में हम सुनेंगे। चलिए मिलते हैं कल। मेरा ये लेक्चर कैसे लगा आप बताइएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।